कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। अब हम कंप्यूटर सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। आपके पास किसी भी कंप्यूटर के अंदर एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स हो सकते हैं, और ये जो सारे प्रोसेसर्स हैं ये ये सारी डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। इस डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं। यहाँ पर हमारे पास डिस्क्स मौजूद हैं, इसके साथ ही एक डिस्क कंट्रोलर यहाँ पे लिखा हुआ है। हम इसे एक बफर कह सकते हैं, एक मेमोरी कह सकते हैं। जब भी इसने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, ये अपनी इंस्ट्रक्शंस को इस बफर के अंदर स्टोर करेगा। यहाँ पर आपको माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर्स, मुख्तलिफ डिवाइसेस नज़र आ रही हैं। ये सब की सब एक कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड होती हैं। माउस की जो भी इंस्ट्रक्शन होती है वो सबसे पहले इस बफर के अंदर या इस छोटी सी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है। इसी तरह कीबोर्ड की जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इस बफर के अंदर या इस छोटी सी मेमोरी के अंदर सबसे पहले स्टोर होती हैं। इसी तरह प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, जो भी डिवाइसेस होती हैं उनका एक छोटा सा बफर मौजूद होता है जिसके अंदर वो इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है। मॉनिटर, उसके लिए भी आपके पास एक ग्राफिक एडाप्टर होता है, तो मॉनिटर की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सबसे पहले एक छोटे से बफर के अंदर स्टोर हो जाती है। अब जैसे ही कोई भी अपनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाना चाहता है, तो ये आपको कॉमन बस नज़र आ रही है जो कि सीपीयू के साथ कनेक्टेड है। तो ये जितने भी बफर्स हैं इनकी जो इंफॉर्मेशन होती है या इनका जो मैसेज होता है वो इस मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है। यूएसबी से अगर कोई इंस्ट्रक्शन आई है तो वो इस मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। मॉनिटर से कोई इंस्ट्रक्शन आई है तो वो इस मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। सीपीयू इस मेमोरी से ही इंस्ट्रक्शन को अपने पास लेकर आता है। सीपीयू के पास जब उसने किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है उस वक्त भी ये मेमोरी, इसे हम रैम कहते हैं, मेन मेमोरी भी इसे कहा जाता है, तो इस मेमोरी से ही इंस्ट्रक्शन को रीड करता है। रीड करने के बाद उसने जो भी इंस्ट्रक्शन भेजनी होती है वो दोबारा इस मेमोरी में ही राइट की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड की मदद से कुछ लिखा तो ये सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है इस मेमोरी में आएगी। मेमोरी से सीपीयू उसको रीड करेगा और सीपीयू उसके बाद इंस्ट्रक्शन मेमोरी के देगा कि जो कीबोर्ड की जो इंस्ट्रक्शंस है इसको मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले किया जाए। तो ये कॉमन कंप्यूटर सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन होती है। कंप्यूटर इस तरीके से काम कर रहा होता है। तो एक या एक से ज़्यादा सीपीयूज भी या प्रोसेसर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अंदर एक कॉमन कम्युनिकेशन बस होती है और जो कि सारे डिवाइसेस को कंट्रोल कर रही होती है। सीपीयू जो है वो सारी डिवाइसेस को साइमल्टेनियसली मुख्तलिफ साइकिल्स के तरीके से और उसके फिर मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिसकी मदद से वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। अब हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस हैं वो हमारे पास उसकी ऑर्गेनाइजेशन थी। कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस में हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू क्या करता है, इनकी इंस्ट्रक्शंस को साइमल्टेनियसली कंकरेंटली एग्जीक्यूट करवाता है। अब हमने पीछे डिवाइस कंट्रोलर्स देखे थे मुख्तलिफ़ किस्म के। ये जितने भी डिवाइस कंट्रोलर्स होते हैं ये हर डिवाइस का एक इंचार्ज होते हैं। जो भी डिवाइस के पास जो भी इंस्ट्रक्शन होती है वो सबसे पहले उस डिवाइस कंट्रोलर के पास पहुंचती है, और हर जो डिवाइस कंट्रोलर है उसके पास एक छोटा सा बफर, आप इसको छोटी मेमोरी कह सकते हैं, वो मेमोरी के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं। सीपीयू जो है इस अपने जो डाटा है वो जिस तरह डायग्राम में भी हमने देखा था कि जैसे ही डिवाइस कंट्रोल के अंदर वो इंस्ट्रक्शन पहुंचती है वो मेमोरी में स्टोर हो जाती है, मेन मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास आती है। सीपीयू उसके बाद फर्दर जो भी इंस्ट्रक्शंस देता है वो दोबारा उसी मेमोरी के ज़रिए से उस दूसरे बफर तक इंस्ट्रक्शन पहुंचा दी जाती है।
और ये जो इनपुट आउटपुट हैं ये मुख्तलिफ बफर्स की मदद से कंट्रोल किए जाते हैं। और इसके अंदर हमारे पास इसको हम इंटरप्ट कहते हैं बेसिकली। ये जो डिवाइस कंट्रोलर्स होते हैं ये इनकी जो एग्जीक्यूशन होती है ये इंटरप्ट कहलाती है। जब भी किसी भी डिवाइस ने कोई इंस्ट्रक्शन भेजनी होती है तो उससे हम कहते हैं कि वहाँ पर एक इंटरप्ट जो है वो जनरेट की गई है। अब इसे जो इंटरप्ट है इसके लिए मुख्तलिफ काम करने के तरीके हैं। इसको आप इंटरप्ट फैक्टर कह सकते हैं, आप इसको सर्विस रूटीन कह सकते हैं। अब जितनी भी हमारे पास ये डिवाइसेस होती हैं इसमें आप ये याद रखिएगा हर डिवाइस का एक पर्टिकुलर और एक स्पेसिफिक यूनिक एड्रेस होता है। कीबोर्ड के लिए एक अलग एड्रेस है, माउस के लिए एक अलग एड्रेस है, प्रिंटर के लिए अलग एड्रेस होता है, मॉनिटर के लिए अलग डिवाइस एड्रेस होता है। तो डिवाइस कंट्रोलर्स की मदद से इन एड्रेसेस को भेजा जाता है और सीपीयू को भी सिर्फ जस्ट एड्रेस के बारे में ही पता होता है कि एड्रेस नंबर 1 से इंस्ट्रक्शन आई है और ये जो नंबर 1 की इंस्ट्रक्शन है इसे नंबर 4 के ऊपर सेंड करना है या नंबर 2 की इंस्ट्रक्शन को नंबर 4 के ऊपर सेंड करना है। तो ये उसके बेसिकली मुख्तलिफ एड्रेसेस होते हैं जो कि इंटरप्ट के साथ लगे हुए होते हैं। और जो इंटरप्ट होते हैं वो इन एड्रेसेस को देखता है, उसी के हिसाब से इंस्ट्रक्शन जो है वो चलती हैं। इसको हम ट्रैप भी कहते हैं। और एक्सेप्शन एक हमारे पास एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट होती है। ये अगर आपके सिस्टम में कोई एरर जनरेट हो जाए उस वक्त या कोई यूज़र रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल आप डबल क्लिक करते हैं या आप कीबोर्ड से कुछ लिखते हैं या किसी सॉफ्टवेयर को आप एग्जीक्यूट करते हैं तो वो बेसिकली ट्रैप या एग्जीक्यूशन कहलाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो उसके लिए जो हमारे पास ट्रैप या एक्सेप्शन होती है वो उसके लिए सीपीयू के लिए बेसिकली एक इंटरप्ट होती है। जब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, दो मेथड्स होते हैं। एक को हम पोलिंग मेथड कहते हैं, एक हमारे पास वेक्टर्ड इंटरप्ट सिस्टम होता है जिसके बारे में हम बाद में थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये दो मेथड्स की मदद से हम इन सीपीयू जो है वो इनको इंटरप्ट को हैंडल कर रहा होता है। यहाँ पर एक थोड़ी सी एग्जांपल्स के साथ समझाया गया है कि अब आप यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये सीपीयू है, इसके यहाँ पर कुछ प्रोसेस हैं यूज़र्स के जो कि प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। इसी के साथ नीचे इनपुट आउटपुट इंटरप्ट्स हैं जो कि इस वक्त प्रोसेस सीपीयू देख रहा है। यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। आइडल का मतलब ये है कि इस वक्त कोई भी इनपुट आउटपुट से इंस्ट्रक्शन मौजूद नहीं है और ट्रांसफरिंग से मुराद ये है कि इस वक्त कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइस से कोई इंस्ट्रक्शन सेंड की। अब सीपीयू जो है वो एक प्रोसेस किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था तो ये इसका एग्जीक्यूशन टाइम चल रहा है। एट द मीन टाइम किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से कोई इंटरप्ट जो है वो ट्रांसफ़र हुई, तो ये ट्रांसफ़र हो रही है। ट्रांसफ़र होने के बाद ये ख़त्म हो गई। जैसे ही ख़त्म हुई इस वक्त सीपीयू जो है वो अपने जो पहला जो उसका काम था वो उसको परफॉर्म कर रहा था। फ्रेंड्स आपको ये मालूम ही होगा कि सीपीयू एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है। एट अ टाइम मल्टीपल टास्क या मल्टीपल इंटरप्ट सीपीयू परफॉर्म नहीं कर सकता। तो अब क्योंकि ये पहले एक टास्क परफॉर्म कर रहा था, इस दौरान में एक और टास्क भी इसके पास आ गया, तो सबसे पहले सीपीयू ने अपना पहला जो टास्क था उसे कंप्लीट किया। उसके बाद जैसे ही इस काम कंप्लीट हुआ उसे एक इंटरप्ट मिली। इंटरप्ट मिलने के बाद सीपीयू उस दूसरी इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग के ऊपर, एग्जीक्यूशन के ऊपर उसने काम स्टार्ट कर लिया। अब ये एग्जीक्यूशन चल रही है, आपको यहाँ पर एक नज़र आ रहा है कि दोबारा से एक इनपुट आउटपुट जो है वो जनरेट की गई है, रिक्वेस्ट आई है। जैसे ही ये रिक्वेस्ट आके यहाँ पर फिनिश हो गई तो प्रोसेसर ने अपना वो जो दूसरा टास्क था वो कंप्लीट करने के बाद उस इंटरप्ट को उसने एक्सेप्ट किया और उसके बाद उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो हमारे पास इंटरप्ट्स बेशक जितनी भी आती जाएं तो सीपीयू एट अ टाइम अपने उस प्रोसेस को कंप्लीट करता है और उसके बाद
उसको आपके पास इंतज़ार करता है, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होती है वो उसे एग्जीक्यूट करता है। अब हम थोड़ी सी अपनी इनपुट और आउटपुट की स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होती है, वेट इंस्ट्रक्शंस होती है। ये क्या करती है कि ये सीपीयू को इंतज़ार करवाती है जब तक कि आपके पास नेक्स्ट इंटरप्ट जनरेट नहीं होता। दूसरा तरीका इसमें होता है, इसको हम वेट लूप कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ लूप्स जनरेट किए जाते हैं। तीसरा मेथड जो है उसके अंदर हमारे पास एटमोस्ट एक इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट एक वक्त में ही भेजी जाती है और साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग नहीं होती। ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनकी मदद से काम किया जाता है। हमारे पास इसमें सिस्टम कॉल्स होती हैं। सिस्टम कॉल्स क्या कहती हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी यूज़र को अलाउ करें या उसको वेट करवाएं जब तक कि उसकी इनपुट आउटपुट कंप्लीट ना हो जाए। दूसरा हमारे पास मेथड डिवाइस स्टेटस टेबल होता है। इसके अंदर बेसिकली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जितनी भी होती हैं उनका एक टेबल जनरेट हो जाता है। उसके अंदर उसकी टाइप्स, उसके एड्रेसेस, उसकी स्टेट्स मेंशन होती हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम उन टेबल के मुताबिक उनके स्टेटस को मॉडिफाई करता जाता है। जो जो एंट्री उसके अंदर आती जाती है उसके हिसाब से उसको देखता जाता है और उसके ऊपर काम करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम स्टोरेज की मुख्तलिफ बेसिक नोटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आप पहले से भी इसके बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर का जो बुनियादी स्टोरेज यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो बेसिकली एक बिट होता है जिसे हम 0 या 1 से मेंशन करते हैं। कंप्यूटर बेसिकली 0 या 1 के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब ये जो हमारे पास बिट्स होते हैं, हम ये सारे बिट्स आपके पास कंप्यूटर के अंदर कोई भी नंबर हो, कोई लेटर हो, कोई इमेज, कोई मूवी, साउंड, डॉक्यूमेंट, कोई प्रोग्राम, जो भी हो, सारे के सारे इन्हीं बिट्स की मदद से ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जिसे हम बाइनरी भी कहते हैं। और कंप्यूटर के अंदर हमने 8 बिट्स को मिलाकर एक बाइट बनाया। और ये जो आपके पास बाइट्स होते हैं, इसकी मदद से हम पूरा एक वर्ड या एक आपके पास लेटर जो है उसे हम कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास अगर एक कंप्यूटर है वो 64 बिट रजिस्टर्स हैं, तो हम उसे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 बाइट रजिस्टर्स आ जाएगा। अब रजिस्टर्स जो है वो हमारे पास सबसे पहले बिट, सबसे छोटा यूनिट, उसके बाद आपके पास बाइट्स जिसके अंदर हमारे पास 8 बिट्स होते हैं। उसके बाद आपके पास किलो बाइट्स जिसके अंदर 1024 बाइट्स होते हैं। किलो का मतलब 1000 होता है और 1024 अगर आप 2 की पावर से कैलकुलेट करेंगे इसे, तो इसे 1024 आपके पास आए, तो 24 बिट्स ज़्यादा होते हैं। किलो बाइट्स के बाद हमारे पास मेगा बाइट्स, दैन गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स एंड पेटाबाइट्स, और इसके बाद मज़ीद भी स्टोरेज हमारे पास। तो ये हम जो नोटेशंस हैं बेसिकली हमारे पास इस तरीके से हम इन सब को डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास हम स्टोरेज स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले मेन मेमोरी है। ये हमारे पास वो मेमोरी होती है जो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर रहा होता है। इसको हम रैम भी कहते हैं, इसे हम रैंडम एक्सेस कहते हैं। फास्ट मेमोरी होती है, इसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं उनको रैंडमली सीपीयू किसी भी लोकेशन से, स्टार्ट से या एंड से, किसी भी जगह से उस इंस्ट्रक्शन को उठा सकता है।